हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स पे ख़त्म किया था। इम्पल्स के अंदर हमने क्या देखा था कि इम्पल्स होता क्या है बेसिकली ना। इम्पल्स हमारे पास था फोर्स इनटू टाइम, जो कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास कोई भी एक चीज़ है, कोई बॉल है, ये अपने पास एक बॉल निकाल लेते हैं। अब ये अगर मेरे हाथ पे आके लग रही है, किसी सर्टेन वेलोसिटी पे आई और हाथ पे आके रेस्ट पे आ गई थी, तो हमने कहा किसी वेलोसिटी क्या होती है, वो आते 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 स्लो होके नहीं आ रही है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आई और आगे ठा करके एकदम से रुक गई। जैसे वो यहां रुकी तो बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर ये एकदम से रेस्ट पे आ गई। टाइम बहुत कम लगा। टाइम कम लगने की वजह से फोर्स ज्यादा हुई, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है। पहले किसी सर्टेन मोमेंटम के साथ मूव कर रही थी बॉल, अब जीरो मोमेंटम पे आके हो गई है, तो चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है। उतना तो मोमेंटम में चेंज आना ही आना है, चाहे मैं उसको स्लो प्रोसेस में लेके आऊं या तेज प्रोसेस में। अभी मैं इसको क्या करता हूं, इस बॉल को कैच करते हुए हाथ पीछे साथ में ड्रैग करता हूं, तो मैंने टाइम बढ़ा दिया इसके रेस्ट पे आने का। उससे क्या हुआ, मोमेंटम तो अभी भी उतना ही चेंज हुआ है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो अगर टाइम मैंने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गई, तो मेरे हाथ पे दर्द कम होगा उससे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किए थे, और न्यूटन के तीनों लॉज को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर इनर्शिया और इम्पल्स उनको भी डिस्कस किया था। ऊपर आपने इंटीग्रेट किया हुआ हाँ जी, ये इम्पल्स के लिए बच्चा ये बोला हुआ था यहाँ पे कि अगर टाइम यहाँ से यहाँ जा रहा है, फोर्स यहाँ से जा रही है, तो इम्पल्स क्या होगी इस वेरिएबल फोर्स के लिए। इस पूरी वेरिएबल फोर्स है ना, कहीं इंक्रीज हो रही है कहीं डिक्रीज हो रही है, तो इसका जो एरिया आएगा ये नेट इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड टाइम रिप्रेजेंट्स इम्पल्स। डन है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ सर्टेन इलस्ट्रेशंस। अब न्यूटन थर्ड लॉ सबको पता है क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमने बहुत ढंग से डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी। अब एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब हमने ये कहा था कि कोई भी फोर्स अकेली एग्जिस्ट ही नहीं। तो न्यूटन थर्ड लॉ की इलस्ट्रेशन में हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली कोई फोर्स सिंगली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर एक फोर्स है तो उसके साथ दूसरी फोर्स भी होगी, है ना। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब इसी के कुछ सर्टेन एग्जांपल, सबसे पहला हमारे पास क्या बचा, ये बुक वाला एग्जांपल। बुक वाले एग्जांपल में हम क्या कहते हैं कि अगर किसी एक टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्पेसिफिकली ये बुक के लिए नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी टेबल पे रखा हुआ है, मान लो ये बॉल है, ये मेरे हाथ पे रखी हुई है, तो ये बॉल नीचे की तरफ कोई फोर्स लगा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसे नीचे खींच रहा है, तो इसके ऊपर कोई वेट है, जो वेट है वो नीचे की तरफ इसके ऊपर एक तरह से एज अ फोर्स मेरे हाथ पे एक्ट कर रहा है। तो उस एक्शन को बैलेंस करने के लिए मेरा हाथ इसे रिएक्शन दे रहा है, इसकी वजह से ये टिकी हुई है। अगर यहां से रिएक्टिव फोर्स ना मिलती, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स होती, तो ये मेरे हाथ को नीचे ले जा चुका होता। समझ में आ रही है? और अगर रिएक्टिव फोर्स ज्यादा होती तो ये बॉल को ऊपर फेंक देता। मेन स्टोरी क्या है कि जब भी कभी फोर्स लगेगी, एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और जो रिएक्टिव फोर्स होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगी, ठीक है। वो हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट है जो उसका जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है जहां पे, उसके बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी हमेशा। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास वॉकिंग। अब वॉकिंग हमारा न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल कैसे है भाई, समझो। वॉकिंग में हम करते क्या है, कैसे चलते हैं, पैर से चलते हैं, पैर से हम फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हमें ऑपोजिट रिएक्शन देता है, हम आगे की तरफ चल पड़ते हैं। और हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, ये हमने पढ़ा भी था कि जो पिछला चैप्टर था वेक्टर्स था, हमने उसके अंदर कैसे पढ़ा था कि जब हम ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते तो किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे थे, और उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ रहे थे रिएक्शन के, जिसकी वजह से एक से पैर लेफ्ट हो रहा था और एक से हमारी बॉडी आगे जा रही थी। सेम क्या होता है स्विमिंग। स्विमिंग में तो बहुत सीधा ही दिखता है, हम पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है, ऐसा ही होता है। फायरिंग ऑफ अ गन, फ्रॉम अ गन, जब हम शूट करते हैं तो हाथ पीछे की तरफ क्यों आता है, रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि एक्शन आगे की तरफ आया, रिएक्शन पीछे की तरफ है। तो ये कुछ बहुत बेसिक से एग्जांपल्स है, ये कर लोगे, है ना। ये कोई नया नहीं है तुम्हारे लिए, जूनियर क्लास से हम पढ़ते आ रहे थे। अब आता है बच्चा सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। याद करो जब मैंने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को डिस्कस कराया था, मैंने तब भी कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ एक बार रिकॉल करते हैं, होता क्या था सेकंड लॉ, क्या था सेकंड लॉ, याद करो।
तीन लॉज थे, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा थर्ड वाला लॉ हमने अभी डिस्कस किया, एक्शन हैज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ क्या था? मोमेंटम वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। हमारे पास क्या था कि अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, या जिसको मैं सिंपल ऐसे सिंपल भाषा में लिखूं तो P2 माइनस P1 ओवर T ऐसा लिख सकता हूं, जिसको हमने फर्दर क्या लिख लिया था, P2 को मास V माइनस U बाई T लिख लिया, जो कि हमारे पास ma के इक्वल आ गया था। डन है, F इज इक्वल टू m में हमारे पास आ गया है। डन। अब यहां तक अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये रियल लॉ है, यही रियल लॉ है। रियल लॉ का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों इसके अंदर समाये हुए हैं। मैं कैसे प्रूफ करूं? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली था क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट मींस लॉ ऑफ इनर्शिया ने क्या बोला था? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन। यही कहा था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया ने ऐसे ही बोला था कि अगर मैं कहीं पर भी फोर्स की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी 0 के इक्वल आ जाएगा, या मैं ये कहूं m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 0, या इसको भी इक्वल्स टू, m तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता तो m को तो इग्नोर करते हैं, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, v माइनस यू इक्वल्स टू 0 और v इज इक्वल टू u। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट लॉ आ गया है ना, तो सेकंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ समाया हुआ था। ये बात समझ में आ गई है बच्चा? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन 0 रहेगा। एक्सेलरेशन 0 रहेगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया काम कर रहा है वहां पे। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वेलोसिटी में या किसी डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो सेकंड लॉ वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास है बच्चा थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ सेकंड लॉ के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए देखो जरा, हमारे पास है, हम जब बात करें थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ पता है एक्शन हैज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, लेट देम कोलाइड एंड ड्यूरिंग कोलिजन ए एक्सर्ट फोर्स F1 ऑन बॉडी B एट फॉर द टाइम डेल्टा टी। ये क्या हुआ? एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराई तो हमने उसे कहा एक्शन है, कितने टाइम के लिए? इतने से टाइम के लिए, डेल्टा टी। बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे एक्शन लगाया, बेसिकली फोर्स लगाई। लेट द बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स F2 एज अ रिएक्शन ऑन अ बॉडी A फॉर द स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ये भी बिल्कुल ठीक है। जब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाई तो इसने लगाया एक्शन, इसने रिएक्टिव फोर्स दी होगी। डन है, पहले एक्शन का नाम रख लिया F1, रिएक्शन का नाम रख लिया F2। दोनों ने कितनी देर के लिए अप्लाई किया एक दूसरे के ऊपर फोर्स? डेल्टा टी के लिए, क्योंकि जितनी देर के लिए कांटेक्ट में थे बस उतनी ही देर एक्शन और रिएक्शन लगे थे। बात ठीक है ये? तो इसी को इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया। ए ने बी पे फोर्स लगाई है, बी ने ए पे फोर्स लगा दी। अब एक बात बताओ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है कि नहीं? तो फोर्स का फॉर्मूला F1 इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्या आएगा? F2 इंटू डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रही है? बी पर फोर्स लग रही थी F1, ए पर फोर्स लग रही थी F2, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम होता है। अब हमें टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर निकालना है तो वो क्या होएगा? पूरे सिस्टम का, दोनों बॉल्स का मिला जुला के F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी आ गया। As the system is isolated and no external force is there, isolated क्यों है? क्या इन दो ऑब्जेक्ट्स के अलावा कोई फोर्स बाहर से है? नहीं है। ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन इन सब की हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं तो विद इन द सिस्टम नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0, है ना? विद इन द सिस्टम टोटल चेंज इन मोमेंटम तो 0 होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स ही नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम भी नहीं होना चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो मैंने टोटल चेंज इन मोमेंटम को इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर दिया। ये बात समझ में आई? तो मैंने इसको चेंज इन मोमेंटम को इक्वल्स टू 0 इक्वेट किया। यहां से मैंने डेल्टा टी को कॉमन लिया और डेल्टा टी को कॉमन लेके अगर इक्वल्स टू 0 के भेजा तो F1 प्लस F2 क्या आ गया हमारे पास? 0, और वी कैन राइट इट एज F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2
और एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट के लिए हमारा वो नेगेटिव साइन आ गया और इक्वालिटी मैग्नीट्यूड में है ही। समझ में आया? तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ कहां आया इसमें कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। तो हमने टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम को जीरो के इक्वल इक्वेट किया, वहां से एक्शन और रिएक्शन इक्वल आ गया। किसी बच्चे को परेशानी? ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूव किया? सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ ओनली। डन है बच्चे? फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चे, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। देखो ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कोई टॉपिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं इसकी डेरिवेशन है। ये हम सिंपल कंपोनेंट्स को समझेंगे, इसके अंदर हम सिंपल ये चीजों को समझेंगे किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन काम करता है और किस तरीके से सिस्टम वर्क करेगा। हम फ्री बॉडी डायग्राम का भी कंसेप्ट यहां से समझेंगे। एक बार इसको बनाना शुरू करते हैं, साथ में बनाएंगे तो ठीक रहेगा, इन्वॉल्व रहोगे साथ में, समझ में आएगा। देखो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक कार्ट है, डन। अब देखो ये कार्ट अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे। अब अगर मैं इसको किसी हॉर्स के साथ बांध देता हूं, ये जो डॉट है ये यहां पर हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हॉर्स इसको अगर खींचने की कोशिश करेगा भी, तो इस कार्ट को रोकने के लिए एक फोर्स होती है, वो कौन सी होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। वो अलग बात है वो रोक पाएगी कि नहीं, क्योंकि अगर हमारी अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है तो मोशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था कि नहीं, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड साइड थी। हॉर्स क्या करेगा? हॉर्स इसको आगे की साइड खींचना चाहेगा। पहली बात तो देखो ये जो कार्ट है इसका कुछ वेट होगा, डाउनवर्ड होगा कि नहीं, उसका नाम रख लिया हमने W1, और इस वेट को बैलेंस करेगा सरफेस, इसको रिएक्टिव फोर्स मिलेगी यहां को, इसका नाम रख लेते हैं R1। किसी को परेशानी? W1 को बैलेंस कर रहा है R1। सिमिलरली R1 रिएक्शन फोर्स, एक्शन का रिएक्शन, है ना, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यही था। इसी तरीके से अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स का वेट कहां काम करेगा बच्चे? W2 नीचे की साइड, तो रिएक्शन कहां मिलेगा? ऊपर की साइड। मिला कि नहीं? हॉर्स का वेट भी बैलेंस हो गया, है ना। अब हॉर्स कर क्या रहा है? हॉर्स जमीन पे किसी सर्टेन एंगल पे फोर्स लगाएगा, जैसे पैदल चलते हुए हम लगाते हैं, है ना। सीधे सीधी फोर्स तो नहीं लगाएगा, किसी एंगल पे अपने पैर से लगाएगा। हमने मान लिया थीटा एंगल पे इसने यहां को फोर्स लगाई। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो रिएक्शन भी इसको इस डायरेक्शन में मिल गया। किसी को प्रॉब्लम? है ना। अगर यहां थीटा था तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से यहां भी थीटा आ गया, और इसके दो कंपोनेंट आ गए, r cos थीटा और इधर को r sin थीटा। किसी बच्चे को परेशानी है इसमें? कंपोनेंट में रिजॉल्व करना आता है। अब यहां पर ये जो r sin थीटा और r2 हैं ये मिलजुल कर इस वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, या मैं ये कहूं कि ये जो r2 की वैल्यू है ये कहां से मिलती है? r sin थीटा के कंपोनेंट से। जो वेट को, जब घोड़ा चलना शुरू करता है तो वेट को बैलेंस कौन करेगा? जब वो अपने पैर से जमीन को पीछे की साइड किसी एंगल पे धक्का मार रहा है तो उसका जो रिएक्टिव फोर्स आएगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक जो उसके वेट को बैलेंस करेगा और एक जो उसे आगे की तरफ लेके जाएगा। समझ में आई? अब ये r cos थीटा वाला कंपोनेंट आगे लेके जाएगा। अब यहां एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हाँ, काट को घसीट के आगे लेके जाएगा ना साथ में। अब यहां एक चीज मिसिंग क्या है? ये जो हॉर्स है इसने काट को कैसे पकड़ा हुआ है? बांधा हुआ है रस्सी के साथ, है ना। हॉर्स और काट आपस में रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। अगर बंधे हुए हैं और यहां एक फोर्स आएगी तो उस फोर्स के अगेंस्ट एक खिंचाव पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन, है ना। तो यहां पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी? टेंशन। पर यहां पर भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड साइड थी, तो यहां ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी? टेंशन। ये हमारे पास क्या लग रही है? टेंशन। और एक ध्यान रखना, अगर एक ही स्ट्रिंग है ओवरऑल सिस्टम में कनेक्टेड, जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी कहीं से घूम रही है, सिंगल स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन पोजेस करेगी।
चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, वो अलग बात है। इसकी रेफरेंस में टेंशन उधर जा रही है, उस फोर्स के रेफरेंस में टेंशन ऑपोजिट साइड में जा रही है। क्लियर बात है ये बेटा? अगर इस आर कॉस थीटा के हिसाब से देखेंगे तो टेंशन ऑपोजिट साइड जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो टेंशन ऑपोजिट साइड जाएगी। सर ये है तो एक ही। हाँ, एक ही स्प्रिंग में है, एक ही स्प्रिंग में टेंशन खिंचाव तो एक ही का है ना। लेकिन एक बात समझो, मान लो मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये कपड़ा है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग की तरह बनाया, अब मैं इसको दोनों तरफ से खींच रहा हूं। तो अगर मैं खींच रहा हूं तो नेट फोर्स तो दोनों तरफ से मिला जुला के सेम ही पड़ रही है कपड़े पे, है ना। मतलब F1 और F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके जो नेट एल्जेब्रिक सम है, कुछ फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, या इन मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सम लग रहा है। अब जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इस फोर्स के हिसाब से टेंशन कहां जा रही है, उधर को, इस फोर्स के साथ कहां आ रही है, इधर को। मिला जुला के दोनों की ओर से टेंशन सेम ही है इसके ऊपर, लेकिन अगर जो दोनों साइड मासेज है वो अलग अलग हो तो फिर भी वो टेंशन सेम रहेगी। अगर दोनों साइड में ये कहूं कि नहीं यहां पे फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, इस हाथ पे फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं और इस पे कम, तो ये खिंच के उधर चला जाएगा, लेकिन टेंशन तो फिर भी सेम थी दोनों के बीच में, है ना। ये हम अभी कनेक्टेड मोशन के अंदर समझेंगे। ये बात समझ में आई है बच्चे? हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम का लॉजिक समझ में आ गया। हम कर क्या रहे थे, सिर्फ ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करना और किस तरीके से चीजें काम करते हैं उसको समझा है। और अगर हमें चाहिए कि हॉर्स कार्ट को खींच के ले जाए तो होना क्या चाहिए, आर कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी ये मूव कर पाएगा। ठीक बात है, समझ में आ गया बच्चे? अगर ये आर कॉस थीटा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी तो ये कार्ट को मूव कर पाएगा। डन? चलो डन है बच्चे, ये समझ में आ गया, ये सबने नोट डाउन भी कर लिया, पता भी चल गया सबको। चलो भी, अब आता है हमारे पास कनेक्टेड मोशन। अब कनेक्टेड मोशन क्या होता है? देखो, कनेक्टेड मोशन के अंदर हमारे पास हम क्या बना रहे हैं, हम बेसिकली पुली को डिस्कस करने वाले हैं। जो आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 10th क्लास के अंदर ही पुली को पढ़ा होता है। सीबीएसई में पुली कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है, जिसने नहीं भी पढ़ा उसे भी समझ में आएगा, और जिसने पढ़ा हुआ है उसे भी कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा इसमें। पुली पता है सबको क्या होता है बच्चा? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको पुली नहीं समझ में आती है। पुली पता है ना सबको क्या होती है। हमारे पास पुली के लिए अगर एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं छोटा सा, ये देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये एक पुली है। ये कैसा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये पता नहीं कौन सी किसी लकड़ी के पार्ट में से ही निकाली हुई है मैंने, वो टूट गया था कुछ टेबल वगैरह, तो उसके नीचे जो टायर लगा होता है वो है। अब ये जो अगर हम इसको बात करें बिल्कुल एग्जैक्ट पुली का लेकिन काम कर सकते हैं। अगर मैं इसे वॉल पे फिक्स कर देता हूँ, मान लो ये मेरे हाथ पे फिक्स हो गई है, तो इसमें ये जो व्हील है इसके अक्रॉस ये मैंने रस्सी बांध दी, और अब देखो ये पुली का काम कर रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जब हम इस पुली के ऊपर से इसे भेज रहे हैं तो ये पुली बन गई, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये पुली जो है हमारे पास, ये काम कैसे कर रही है, मैं एक साइड से अगर फोर्स लगा रहा हूं तो दूसरी साइड से मोशन आ रहा है, ऊपर आ रही है वो चीज, है ना। अगर मेरे हाथ पे मान लो कोई वेट है और वो उस वेट से ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर वो बॉब का वेट ज्यादा होगा तो वो बॉब नीचे की तरफ उसे खींच जाएगा और मेरे हाथ वाले वेट को ऊपर ले आएगा। ऐसे ही रहता है। तो इस सिंपल से इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पुली। अब इस पुली का कंसेप्ट क्या है, ये कनेक्टेड मोशन दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था कि ये जो बॉब था और जो मेरे हाथ के अंदर जो वेट था वो दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये दो अलग रस्सी तो नहीं है, धागा तो एक ही है, रस्सी तो एक ही है, तो ये दोनों सिंगल सिस्टम का पार्ट है, सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो दोनों पे टेंशन तो क्या रहेगी, स्प्रिंग पे थ्रू आउट टेंशन दोनों साइड में सेम रहने वाली है। ये बात समझ में आई है? अब इसको इन डेप्थ समझ के देखते हैं कि मैं बताना क्या चाहता हूं। जब हम पुली सिस्टम की बात करते हैं बच्चा, तो ये हमारे पास आ गया है पुली। इसके ऊपर मान लेते हैं हम एक स्ट्रिंग बांध लेते हैं जिसके ऊपर दो मासेस कनेक्टेड है। ये इस तरीके से हमारे पास दो मासेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो W1 है ये इसका वेट जो कि M1G के इक्वल लगेगा। इसका वेट मान लेते हैं W2 जो कि M2G के इक्वल है, क्योंकि एक का मास मान लिया M1, एक का मास मान लिया M2,
तो ये m1g और m2g हमारे पास दोनों वेट आ गए। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब अगर हमारे पास ये वेट आ गए हैं, मान लेते हैं कि जो m1 था वो ग्रेटर देन m2 है। अगर ऐसा है तो इधर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रही होगी, है ना? तो ये हैवी वाला जो वजन है, ये वाला जो भारी वजन है, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये तो, है ना हरमन? ठीक है, तो अगर ये वेट नीचे को लग रहा है तो टेंशन कहां लग रही होगी बेटा? ऊपर को। वेट तो ये भी नीचे ही लग रहा है, तो टेंशन कहां लगेगी? ऊपर को। टेंशन तो दोनों में ऊपर की तरफ है, क्योंकि दोनों में ही वेट नीचे को है। वेट क्या काम कर रहा है? फोर्स का काम कर रहा है। तो अब यहां पे फर्क क्या है? लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है ना? इसका मतलब ये जो उस साइड वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इसके पास नेट फोर्स नीचे की साइड है और इसमें नेट फोर्स ऊपर की साइड है, तभी उन नेट फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक नीचे और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात देखो, यहां पर फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो वेट और एक टेंशन। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी? W1 माइनस टी आएगी कि नहीं? आनी चाहिए कि नहीं? जो मेरे पास ये नेट फोर्स डाउनवर्ड साइड आ रही है वो क्या आनी चाहिए? जो W1 है उसमें से ऊपर वाली फोर्स को माइनस कर दो, तभी तो नेट फोर्स इधर को आई। अगर जो दो फोर्सेस काम करें, एक ऊपर एक नीचे, और फिर भी नेट रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करके नीचे वाली फोर्स ये बन गई। तो मैंने W1 माइनस टी को F के इक्वल लिख लिया। F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसे m1 इंटू ए इज इक्वल टू W1 को m1 इंटू जी माइनस टी लिख लूं तो किसी को परेशानी? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ठीक बात है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। डन। अब अगर मैं यही काम सेकंड वाले पे करूं, ये वाले पे, तो यहां टेंशन ऊपर है, वेट नीचे है, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू इस वेट से ज्यादा थी, तभी वो ऊपर को खींच के ले गई। तो हमारे पास यहां पर जो नेट फोर्स आएगी, दैट इज m2a मस्ट बी इक्वल्स टू t माइनस m2g। किसी बच्चे को इसमें परेशानी बना के नहीं? है ना? अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? एक्सेलरेशन और टेंशन, है ना? दो ही इक्वेशन, दो ही वेरिएबल हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ए और टी की वैल्यू निकलेंगे, निकालो फटाफट से अपने तरीके से, अपने अपने मेथड के हिसाब से सॉल्व करो, जिसको जैसे ठीक लगे। एक काम करता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं पहले। तो जब 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो m1a बाई m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई t माइनस m2g। a से एक कट गया, m1 बाई m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g। बना कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो। बाकी मेरा मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। ये हो गया बच्चे। t वाले एक साइड ले आते हैं, m1 प्लस m2 टाइम्स t मैंने कॉमन ले लिया और इसको उधर भेजा, तो ट्वाइस ऑफ m1 m2g हमारे पास बन गया। समझ में आया? ये उधर जाके प्लस हो गया तो ट्वाइस आ गया, ये इधर आके प्लस हुआ था, t कॉमन लिया, ये आ गया। तो यहां से t की वैल्यू क्या निकल गई? 2m1 m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई परेशानी बच्चा? ठीक बात है, डन है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसी वैल्यू को अगर मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। निकाल लो। अब दो मेथड्स हैं तुम्हारे पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए, या तो मैं सीधा सीधा प्लस कर दूं ताकि टेंशन कैंसिल ही हो जाए, है ना? मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तब भी आंसर आएगा, या मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूं, टी से टी तो कट ही जाना है और एक्सेलरेशन वाली वैल्यू प्लस होके आंसर आ ही जाएगा। सॉल्व करो। m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। ये बना कि नहीं? ये एक्सेलरेशन कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स g। बनाइए, इसको डिवाइड कर देते हैं उधर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स g। ये हमारे पास क्या निकल गया बच्चे? एक्सेलरेशन आ गया। किसी को दिक्कत?
ठीक है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिनके अंदर टेंशन की वैल्यू सेम ही है 2m1m2g बाय m1 प्लस m2। डन है बच्चा, क्लियर? किसी को इसमें परेशानी? अब हमारे पास एक चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें। देखो बच्चा, इन केस ऑफ टू स्ट्रिंग्स या इन केस ऑफ टू masses connected to the same string, tension is always due to smaller mass and can be taken equal to smaller mass only। ये याद रखना, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, एक हैवी मास है एक स्मॉलर मास है, तो हमेशा टेंशन किसके बराबर होगी? स्मॉलर मास के बराबर। अब इसका कारण क्या है, इस बात का लॉजिक क्या बना? याद करो मैंने क्या बोला था, अगर मैं एक स्ट्रिंग को खींच रहा हूं दोनों साइड से और उस बच्चे ने कहा था अगर इधर की फोर्स, राइट हैंड साइड की फोर्स ज्यादा होगी, तो मैंने क्या कहा था, ये उसको खींच के ले जाएगा उधर। तो टेंशन कब आ रही है? जितनी फोर्स ये बैकवर्ड साइड में दे रही है उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगा रही है। मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड 5 न्यूटन की फोर्स से बैकवर्ड इसे खींच रहा है, पर ये वाला हाथ टोटल मिला के 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो 5 न्यूटन की फोर्स तो इसी को ओवरकम करने में लग गई, जो बची हुई 3 न्यूटन है उससे मोशन हो जाएगा शुरू। तो जो 5 न्यूटन की फोर्स है वो इसको ओवरकम करने में, इसके ड्रैग को ओवरकम करने में, इसके बैकवर्ड साइड के लगने वाले, ऑपोजिट साइड के लगने वाली फोर्स को ओवरकम करने में लगी है। और उसी ओवरकम करने वाली फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आई कि नहीं? क्योंकि जैसे ही मैंने 5 से ज्यादा लगाई तो ऑब्जेक्ट मूव ही कर गया, पूरा सिस्टम ही मूव कर गया। समझ में आई? तो जो कम वैल्यू वाली फोर्स हो गई, कम मास वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसके बराबर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन रहेगी। ठीक बात है बच्चा, ये ध्यान रखना, इसको हम यूज कर लेंगे कहीं भी। तो टेंशन जो हमारे पास रहेगी, इट इज इक्वल टू m1 टाइम्स g, दैट इज वेट ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। डन। ये एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं बच्चा, अभी करो। 2 masses of 10 kg and 6 kg connected at the two ends of inextensible string pass over smooth frictionless pulley, calculate the acceleration of the system and the tension in the string। करो बच्चे फटाफट अटेम्प्ट। देखो बच्चा, सबने अटेम्प्ट कर लिया, बहुत सीधा सही काम था। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास m1g माइनस m2g इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बच्चा सिर्फ, तो जो हमारे पास आएगा 73.5 न्यूटन, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चा, ये वाला देखो एक बारी, इसमें क्या है इस क्वेश्चन में? अ पुली अरेंजमेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन है, द पुली अरेंजमेंट ऑफ द फिगर आर आइडेंटिकल, द मासेस ऑफ द रोप, ये दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे पास जो पुली अरेंजमेंट है इसके बारे में बात करी जा रही है, और इसमें बोला गया है इफ द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल एंड द मास m is lifted by attaching a mass 2m to the other end of the rope। B part में क्या है? m is lifted by pulling the other end of the rope with a constant downward force F which is equal to 2mg, in which case the acceleration of m is more। किसी को क्वेश्चन समझ में आया? हमने एक बारी में एक मास को नीचे खींचा है 2m मास लगा के, और एक बारी में हमने उस मास को ऊपर भेजा है फोर्स इज इक्वल टू 2mg लगा के। किस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ये पता लगाना है। ठीक है, करो। देखो बच्चा, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमारे पास ये जो 2 फिगर्स हैं, इनके अंदर हमें एक इस मास को हमें ऊपर लिफ्ट करना था बाय यूजिंग द डबल मास। बेसिकली वहां अगर जो 10 kg का तो 20 kg का लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे और वो ऊपर जाएगा। दूसरा केस, हमने इस m मास को ही ऊपर करा किसके साथ? दूसरी साइड में फोर्स लगा के, जो कि 2mg के इक्वल है। यहां पर 2m का मास ट्वाइस ऑफ दैट मास यूज किया, वेट तो वही 2mg हुआ, यहां पर फोर्स लगाई 2mg की। तो क्वेश्चन में बोला गया है किस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बात समझ में आई है? अब इसको अटेम्प्ट कैसे करें? देखो, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं इन केस फॉर पुलिंग, जब हम पहला काम कर रहे हैं, तो देखो पुलिंग के केस में हो क्या रहा है बच्चे? यहाँ पे पुलिंग फोर्स हमारे पास, टोटल मूव्ड मास कितना है? m प्लस 2m इज इक्वल टू 3m। टोटल मूव्ड मास, क्यों?
m भी मूव हुआ है, 2m भी मूव हुआ है, टोटल मिला के 3m मूव हुआ कि नहीं? एक ऊपर गया है, एक नीचे गया है, लेकिन टोटल मूवमेंट हुआ इतने का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स g, यही था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। होता है कि नहीं? मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली m1g mg माइनस मतलब mg डिवाइडेड बाय 3m, तो g/3 हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ये सबका आ गया होगा, सबका निकल गया होगा यहाँ तक, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला ही डाला है, कुछ और तो नहीं किया। अब बी पार्ट में क्या था? मास मूव कितना है? सिर्फ m, क्योंकि दूसरी साइड मास नहीं है, दूसरी साइड क्या लगी हुई है? हाथ से पकड़ के लगी हुई फोर्स। तो टेंशन किसके इक्वल है? mg के इक्वल। फोर्स किसके इक्वल हुई? 2mg माइनस टी। फोर्स किसके इक्वल हुई? 2mg माइनस टी। ऐसा क्यों? यहां देखो, इस वाले केस के अंदर फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं, टेंशन ऊपर की साइड थी, तो नीचे लगने वाली फोर्स में से अगर इस टेंशन को माइनस करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई है वो क्या आ गई है? 2mg माइनस टी। और टेंशन किसके इक्वल होती है? स्मॉलर मास के इक्वल, स्मॉलर वेट के इक्वल। स्मॉलर वेट कितना था? mg, तो यहाँ पे 2mg माइनस mg करके mg निकल गया। टोटल मास मूव कितना हुआ? सिर्फ m। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। फोर्स mg अपॉन m करके g के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जब हम हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा, और अगर हम उसके डबल वेट को लगाएंगे तो वो स्लो एक्सेलरेट करेगा। 1/3 का फर्क आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? पक्का? इसे अटेम्प्ट करो, एक बार अटेम्प्ट करो फटाफट से, फिर से अपने आप अपनी थॉट प्रोसेस लगा के। अब हमारे पास आता है बच्चा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी हमने 9th क्लास में किया था, लेकिन कुछ क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिलेबस से हटा ही दिया था, है ना? ICSE वालों ने फिर भी पढ़ा था। CBSE में से 9th क्लास में तुम्हारे बारी में भी शायद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट हटा दिया था। लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पास जो पढ़ा था बच्चा, मैंने तो उनको तब भी कराया ही था, क्योंकि ये आगे काम आता ही है हमारे पास। देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है? कंजर्वेशन का मतलब हमें समझ में आता ही है क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? नेट इफेक्ट जीरो हो जाना चाहिए, कुछ चेंज नहीं आना चाहिए ना। कंजर्वेशन का मतलब यही है। हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ काटो ही मत। ये अगर पेड़ कटता है तो उसके बदले लगा दो। जितने पेड़ पहले थे उतने ही पेड़ अब होने चाहिए, दैट इज कंजर्वेशन। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास मान लो एक सिस्टम है, पहली बात तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बेटा जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। मान लो हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, इन दो बॉल्स को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, तो ये सिस्टम है। अब ये पीछे से ये क्या है? एक ये बॉल उधर को मूव कर रही है रेड वाली, और ये जो ब्लैक एंड ग्रीन सी है ये उसको फॉलो कर रही है, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से आ रही है पीछे से, तो चलते चलते आगे इसको टक्कर मारेगी। जब ये यहां से चल के आ रही हैं, जब तक टक्कर नहीं लगी है, दैट इज बिफोर कोलिजन, इनका कुछ लीनियर मोमेंटम था। इसका m1u1, इसका m2u2, यही रहेगा m1u1 और m2u2। m1 मास मूविंग विद वेलोसिटी u1, m2 मास मूविंग विद वेलोसिटी u2, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी पीछे से आगे टक्कर लग पाएगी। अब जब इन्होंने एक दूसरे को टक्कर मारी, डेल्टा टी टाइम के लिए टकराए होंगे, लेकिन उसी टाइम पे इसने अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर किया होगा। अब क्या होगा? इधर से आया और ये टकरा के थोड़ा तेज ये चला गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसकी वेलोसिटी हो गई v1। अब फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? m1v1 m2v2, हुआ कि नहीं? इसका m1v1, इसका m2v2। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन व्हिच वाज m1u1 plus m2u2 must be exactly equals to the total momentum after collision, that is m1v1 plus m2v2. This is principle of conservation of linear momentum. समझ में आया है? डन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई, विद इन द सिस्टम ही हो रहा था जो हो रहा था, द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड and is not affected due to their mutual action and reaction. That is, the total momentum of the isolated system is always constant. Total momentum of the isolated system is constant. तो आपस में जितना मर्जी इंटरचेंज करी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल बाहर से देखोगे तो उतने ही है। जैसे मान लो उस बच्चे के पास 50 रुपए, तुम्हारे पास 50, तुम्हारे पास 50, उसके पास 50, उस पे सब पे 50-50 रुपए, मैंने सबके इकट्ठे करके यहाँ रख लिए। बाहर वालों के हिसाब से तो अभी भी इस कमरे में उतने ही पैसे हैं जितने पहले थे,
मैंने किसी को 100 दे दिए, किसी को 1 भी नहीं दिया, किसी को 20 दे दिए, किसी को 80 दे दिए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन टोटल अमाउंट तो अभी भी उतना ही है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो एज पर दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो वो कंजर्व्ड ही है, आपस में जितना मर्जी इंटरचेंज करे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब है क्या, देखो बच्चे, पी ए इज द मोमेंटम ऑफ ए। यहां पे हम क्या करें, पी ए इसका मोमेंटम, पी बी रेड वाले का मोमेंटम आ गया। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ये बिफोर कोलिजन आ गया। तो बिफोर कोलिजन पी ए इज द मोमेंटम ऑफ ए, पी बी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। when they collide for small time delta t, let they collide for small time delta t। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाई है ना, एक ने एक्शन लगाया और एक को रिएक्टिव फोर्स मिला। एक्शन क्या मिला, एफ बी ए, रिएक्शन मिला एफ ए बी। एफ बी ए का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन बी बाय ए, एफ ए बी का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन ए बाय बी। और कोलिजन होने के बाद वो फिर से अलग अलग होके चल पड़े। अब क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी के साथ और दूसरा मूव कर रहा है वी बी के साथ। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आया था बेटा, m1 ua ma ua प्लस mb ub। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आएगा, ma va प्लस mb vb। हुआ कि नहीं, यही है ना, इसमें तो कुछ अलग नहीं किया हमने, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, सबका अलजेब्रिक सम कर दिया। अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एम ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एम ए क्या आएगा, जो फाइनल मोमेंटम था उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इन एम बी, जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दोनों को। अब एक और बताओ, न्यूटन थर्ड लॉ पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एफ ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। एंड फोर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होती है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है कि नहीं। तो मैंने यहां पे क्या किया, जो हमारे पास ये फोर्सेस थी, इन फोर्सेस की जगह चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी लिख दिया, डन है। अब डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गए, नेगेटिव साइड रीअरेंज करते हैं ब्रैकेट ओपन करके। अब इनिशियल वाले एक साइड हो जाएं और फाइनल वाले एक साइड हो जाएं, हो गया। मैंने क्या किया, इनिशियल वाले जो मोमेंटम थे, जैसे माइनस पी डैश बी को मैं उधर ले गया और पी ए को मैं इधर ले गया, इनिशियल और फाइनल एक साइड हो गए। जैसे ही इनिशियल और फाइनल एक साइड हुए, पी डैश ए प्लस पी डैश बी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। पी बी प्लस पी ए, दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम। और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आई बात, सिंपल है बच्चे, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, इस डेरिवेशन को रिपीट कर लेना, डाउट आएगा तो फिर भी बता देना, बट बहुत बेसिक सा, ये कुछ हमने बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं किया, बहुत टफ वाला पार्ट कुछ नहीं। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे कंसेप्ट में लगता है। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी एक्जेक्टली इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। डन है बच्चा। अब इसकी बेसिकली एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, वो एप्लीकेशन क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन पता है क्या होता है, तुमने कभी नोटिस किया है, जिस टाइम पे वो, मतलब हीरो वाला पार्ट मत देखना, वो सलमान खान नहीं देखना जो हाथों में बड़ी बड़ी सी राइफल उठा के ऐसे ही चला रहा है। जेन्युइनली अगर जो तुम कभी एनसीसी ज्वाइन करो या कहीं पे शूटिंग देखोगे, तो वो बंदे बहुत सेफ तरीके से बड़ी सी गन को शोल्डर के साथ बहुत ढंग से सपोर्ट पे रखने को कहते हैं और बहुत स्ट्रांगली पकड़ने को कहते हैं, क्योंकि जैसे ही गोली मारोगे ना, वो पीछे को बहुत जोर का झटका देती है, बहुत जोर का जर्क पड़ता है। तो वो जो झटका है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ, बुलेट जिस स्पीड से आगे जाएगी उसी किसी तरीके से गन पीछे आएगी। एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्योंकि जब हम बुलेट से शूट कर रहे हैं तो बुलेट फोर्स लगा रही, मतलब गन फोर्स लगा रही है बुलेट पे, तो बुलेट पे अगर फोर्स लगी है एक्शन, तो बुलेट ने भी रिएक्टिव फोर्स दिया होगा, तो पीछे आ जाएगी। आनी चाहिए कि नहीं, सिंपल बात बन रही है। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है। एक बात बताओ, मैंने कहा अगर मैं गोली आगे मारूंगा, एक्शन जाएगा, तो उतना ही रिएक्शन पीछे आएगा। मतलब यहां से नीलाक्ष मेरा फोन उठा के भाग रहा है, मेरे पास गन है, मैंने भागते हुए को गोली मारी, नीलाक्ष थोड़ा दूर है, गोली जाने में शायद कुछ सेकंड लगाएगी। जिस स्पीड के साथ गोली जाएगी उसी स्पीड से बंदूक पीछे आएगी, तो वो मरे ना मरे, मैं पक्का मर गया फिर तो, क्योंकि उसको तो छोटी सी गोली लग रही है, मेरे को तो इतनी बड़ी गन आके लगेगी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, मरेगा तो वही जिसको गोली लगेगी, होता है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए इसके अंदर अभी एक सिंपल सा छोटा सा क्या चाहता है, गन्स को इतना हैवी क्यों बनाया जाता है। बंदूकों को हम हल्का नहीं बनाते हैं, बहुत हैवी बनाया जाता है। वो इसीलिए ताकि रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाए। कैसे, अब समझो। जब हम गन की बात कर रहे हैं बच्चा, हमारे पास ये जैसे भी, भाई गन के डिजाइन पे प्लीज ध्यान मत देना, ठीक है, लैंडलाइन कोई बात नहीं, लैंडलाइन लगे फिर भी ठीक है है ना। वो कौन सी मूवी थी उसमें, ये अपनी हेरा फेरी, उसके अंदर थी ना वो वाली गन्स, वैसा कुछ। चलो पुराने जमाने वाली वो है हाँ चलो जो भी है बच्चा, लेटेस्ट अज्यूम लेटेस्ट गन बात करता हूँ। अब यहाँ पे मेरी बात समझो बच्चा, इसके अंदर बुलेट है, सुनो एक बार, इसके अंदर हमने बुलेट रखी हुई है। अब एक बात देखो बेटा, ये जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, 0। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 0। वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है इनिशियल, 0। दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं बिफोर शूटिंग, गोली मारने से पहले तो कोई मोमेंटम था ही नहीं। मास ऑफ गन mg, मास ऑफ बुलेट mb, मान लो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही लेके मैंने शूट कर दिया, तो शूट करते ही अब ये जो गोली है ये आगे की साइड जाएगी। अब ये जब आगे जा रही है, हमने कहा ये v के साथ जा रही है और गन की वेलोसिटी है vg। अब मैं तुम्हें समझा रहा था कि वो रिकॉइल में पीछे आती है, लेकिन उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, तो इसलिए अभी मेरे को vg की डायरेक्शन नहीं पता है, तो मैं इसलिए सिंपल vg लगाया, मैंने इधर उधर कहीं बनाया नहीं है। वो अलग बात है कि अभी हमें पता तो है कि vg पीछे को आएगी, वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर शूट, है ना। ये भी तो सोच के देखो, हो सकता है बंदूक जैसे ही मैंने गोली मारी तो गोली बंदूक को खींच के ही साथ में ले गई, आगे को गिरे, होगा कि नहीं होगा उसके बारे में अभी मैथमेटिकली हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात बताओ बच्चे, इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दोनों की 0 थी, तो टोटल मोमेंटम 0। लेकिन फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम मतलब मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना होगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हुआ कि नहीं। एंड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, होना चाहिए कि नहीं। तो मास ऑफ गन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, तो यहां से मास ऑफ गन टाइम वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और अगर मैं मास ऑफ गन को उधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ गन की वैल्यू आ गई कि नहीं, किसी को दिक्कत। और ये वेलोसिटी ऑफ गन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है ये रिकॉइल वेलोसिटी होगी। रिकॉइल किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ एक और रिलेशन देखो, जो वेलोसिटी ऑफ गन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट के कंपैरेटिवली मास ऑफ गन को बहुत हैवी रखा जाता है ताकि रिकॉइल मिनिमम मिले, जो झटका आएगा वो मिनिमम रहेगा जितनी गन भारी रहेगी। समझ में आया, ये सिंपल है बच्चा, डन। ये हमारे पास अपने पास जो आज का टॉपिक है रिकॉइल ऑफ गन, ये हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट के टॉपिक से शुरू करेंगे।